अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद के डी चौक में एहतजाज की कॉल अपनी तमाम तर क़यामत खेजी के साथ गुजर गई, जिसके दौरान एहतजाज के लिए मरकजी काफिला तो डी चौक न पहुंचा, लेकिन वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर ज़रूर KPK हाउस पहुंच गए। उनके हमरा मरकजी जुलूस के चंद शुरका ज़रूर ब्लू एरिया तक आए, जहां उनके और पुलिस के माबैन एक तसादुम की सूरत हाल ने जन्म भी लिया। लेकिन इस दौरान एक अजीब सूरत हाल ने जन्म दिया, जो अब तक एक पुरस्कार मुअम्मा बन चुकी है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहाँ हैं। इस हवाले से मुतज़ाद दावे किए जा रहे हैं। मुशीर इत्तलात KPK बैरिस्टर सैफ और PTI रहनुमाओं के मुताबिक अली अमीन गंडापुर को वफाकी हुकूमत और रियासती इदारों ने KP हाउस से गैर कानूनी तौर पर हिरासत में ले लिया या किसी और नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दावा है कि वज़ीर आला वफाकी हुकूमत या किसी भी इदारे की हिरासत में मौजूद नहीं है और उनकी भागते हुए तस्वीरें भी मौजूद हैं। वो अभी गवर्नर साहब भी आपके साथ बात करेंगे और आपको डिटेल बताएंगे, लेकिन हम आपको कंफर्म कर रहे हैं कि ना वो पुलिस की हिरासत में, ना वो किसी और इदारे की हिरासत में, वो खुद भागे में। और डेफिनेटली मुझे नहीं पता कि उनको क्या वो है, किस वजह से, लेकिन डेफिनेटली अगर वो इस्लामाबाद की टेरिटरी में हुए तो हम उनको ज़रूर, इस्लामाबाद पुलिस उनको ज़रूर ढूंढ रही है। बल्कि उन्होंने एक CCTV की तस्वीर शेयर की, जिसके मुताबिक अली अमीन गंडापुर को KPK हाउस में दाखिल होते फिर लिबास बदल कर वापस अपने सिक्योरिटी गार्ड के हमरा निकलते हुए दिखाया गया, जबकि गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी ने हैरान कुन दावा किया। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर KP हाउस से एक गाड़ी की डिग्गी में फरार हुए और अब अपनी मर्जी से रूपोश हैं। अजीबो गरीब मामलात हैं। KP हुकूमत ने वज़ीर आला के लापता होने पर पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया और एडवोकेट जनरल ने इस हवाले से दरख्वास्त दायर की कि जबकि जुड़वा शहरों में कंटेनर्स हटाकर रास्ते खोल दिए गए। क्या सूरत हाल है, वाकई मामूल पर आ गई है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदा इस वक्त डी चौक में शराजी मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर डॉक्टर हुमायूं महमद साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। 2 दिन गुजर गए, डी चौक पर एहतजाजी आ रहे थे, उनका मुंतशिर भी किया जा रहा था, गिरफ्तारियां भी हो रही थी। शिराज, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है डी चौक में? शुक्रिया। देखिए मुदस्सिर साहब, इस वक्त जो तरीन सूरत हाल है डी चौक की, वो तो ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी वर्कर मौजूद नहीं है। और सुबह से हमने देखा कि अब तक डी चौक से तकरीबन 45 के करीब जो वर्कर्स हैं उनको इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। ताहम तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी मरकजी कायदीन में से कोई भी कोर कमेटी मेंबर या फिर कोई भी टिकट होल्डर जो है वो अब तक डी चौक नहीं पहुँचा। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया है। वो जब यहाँ पर आते हैं तो उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही होती है। 45 के करीब कारकुनान अब तक डी चौक से, जबकि मजमूई तौर पर 880 वर्कर जो है उनको इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से 114 थाना कोहसार में है, जबकि 45 जो कारकुनान है वो थाना कुराल में है। साथ ही साथ इस वक्त भी कलसूम हॉस्पिटल के सामने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाजी मुजाहरा जारी तो है, लेकिन वहाँ पर भी कोई मरकजी कायदीन में से नहीं है और वो जो कारकुनान है वो शेलिंग बर्दाश्त कर रहे हैं। और वो भी यही इस बात का शिकवा कर रहे हैं कि जो मरकजी कायदीन है, जो कोर कमेटी के मेंबरान है, जो सियासी कमेटी के मेंबरान है, जो MPAs है, जिनको ये टास्क सौंप दिया गया था कि वो इस एहतजाजी मुजाहरे को लीड करेंगे, वो कहाँ पर है, उनमें से कोई भी अब तक उनके पास मौजूद नहीं है। तो हम कल रात हम लेकिन शराज, अब जब शेलिंग हो रही थी, जब चीजें हो रही थी, तो मरकजी क़यादत ऑब्वियसली वो भी कारकुनान की तरह मुंतशिर हो गई। तो कल तो आए होंगे मरकजी क़यादत में कोई MNA, कोई MPAs, कोई टिकट होल्डर्स, कल तो आए होंगे ना जब लोग पहुंचे थे पहले डी चौक पे। देखिए कल भी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से 2 MNA शाहिद खटक और शाह अहद जो है वो काफिले के हमरा आए थे और वो भी मीना खान के कहने पर रास्ते से वापस हो गए थे। यहाँ पर कोई भी MNA नहीं पहुंचा था। हाँ, ये बात जरूर है कि जो फोटो सेशन है उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनमें से कुछ जो रहनुमा है वो जरूर आए थे। वो कुछ ही लम्हात गुजार कर वो यहाँ से वापस चले गए थे। कंवल शोजब थोड़ी देर के लिए आई थी, उसके अलावा शुएब शाहीन तो टाइम के लिए आया था, आमिर मुगल आया था, उसके बाद वो चले गए। तो कारकुनान को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया था और इस वक्त डी चौक के मुकाम पर मैं मौजूद हूं। यहाँ पर ये भी स्ट्रेटेजी क्या है, इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं क्विकली आपसे जानना चाहूंगा मोबाइल फोन की जो सर्विस बंद थी इस्लामाबाद में, अब क्या बहाल हुई है या अभी तक बंद सिलसिला है? क्योंकि आपसे भी राब्ते में मुश्किलात हैं। साहब
मुंतज़र साहब, जो मामलात ज़िंदगी है वो तो अब हमने देखे कि मामूल पर आ गए हैं। रावलपिंडी के मुकामात पर जो कंटेनर्स लगाए गए थे मुख्तलिफ मुकामात पर, वो हटा दिए गए हैं। इसके अलावा जो मोबाइल सर्विस है, जो इंटरनेट सर्विस है, वो बहाल हो गया है। और इस वक्त जो शहरों की परेशानी थी उसमें किसी हद तक कमी आई है। लेकिन इस्लामाबाद में कंटेनर्स इस वक्त भी लगे हुए हैं। इस वक्त भी कश्मीर हाईवे पर जो दीगर मुकामात है, एक्सप्रेस वे है, वहाँ पर इस वक्त भी कंटेनर्स लगे हुए हैं। ट्रैफिक की रवानी में गो के खलल है। लेकिन चूंकि मोबाइल सर्विस और जो इंटरनेट सर्विस है वो बहाल हो गई है, तो इसीलिए शहरियों ने काफी सुख का सांस जो है किसी हद तक ले लिया है। लेकिन शहराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आप बता रहे थे सूरत हाल डी चौक में इस वक्त रात का है वो क्या है। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे अहम सवाल ये है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो हैं वो कल से वो गायब हैं। हुकूमत जो वफाकी हुकूमत है वो और बात कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो और बात कर रही है। आज तो जो एडवोकेट जनरल हैं वो भी गए हैं हाई कोर्ट पेशावर। कहाँ हैं, कुछ आपको मालूम है अली अमीन गंडापुर साहब किधर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताईन। देखिए, जो आपको पता है जिस तरीके के हालात हैं, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। ठीक है, जो इन लोगों ने वीडियोस बयान की हैं, जो मोहसिन नकवी ने एक वीडियो जारी की है कि यहाँ से भेस बदल के चले गए हैं, वो उस भेस बदल में आपको पता चल जाएगा। लोगों ने उसका सामने करके बता दिया कि ये अली अमीन गंडापुर नहीं थे। वो जूतों के लिहाज से उन्होंने पहचान लिया कि ये उन्हीं के एक और वो हैं जो बॉडीगार्ड थे या कौन थे, ये उनके लिहाज से, या ख्याल में वो पख्तून यार थे, उनकी बात कर रहे थे। पख्तून यार का भी कहा जा रहा है। जी जी, अली अमीन गंडापुर नहीं थे। नंबर 2, देखिए सिंपल सी बात ये हो जाती है, ये बहुत तशवीशनाक बात है कि जब आप एक प्रोविंस के का जो हाउस है, लेट्स से केपी हाउस है, आप केपी हाउस के ऊपर यलगार करते हो और उनके अंदर जाके जिस तरीके से करते हो, दैट्स वेरी डैमेजिंग। ये डैमेज करता है एक किस्म का, लोगों के दिमाग में ये आता है कि यहाँ पे ये तफरीक की जा रही है एक ऐसे सूबे के खिलाफ कि जो इस वक्त वफाक के साथ या इस वक्त उनके जो बाकी लोगों के उनकी सोच से मुख्तलिफ सोच रखता है, तो उनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है, उनके लीडरों को पकड़ा जा रहा है, उनके लीडरों को उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। मोहसिन नकवी साहब तो कहते हैं हुकूमत के पास है ही नहीं वो। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह होता है कि इतने बड़े काफिले और मुश्किल से अली अमीन गंडापुर साहब बड़ी मुश्किल से इस्लामाबाद पहुंचे, एकदम से वो जिन्ना एवेन्यू पे आए, फिर वो डी चौक जाने की बजाय सीधा केपी के हाउस जाना, ये सवाल भी इस वक्त किया जा रहा है कि वो वहां क्यों गए। एक इतने बड़े काफिले को वो कर रहे थे क़यादत, अचानक वहां से निकल गए। देखिए, इस तरह है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंसान होता है, ट्रैवल कर रहा होता है, इतनी देर से आ रहा होता है, हो सकता है वॉशरूम, हो सकता है कोई जाने की जरूरत पड़ गई हो, तो साथ ही जगह है। डी चौक और केपी हाउस के दरमियान में कितना फर्क है, 5 मिनट का फर्क है। इंसान जाता है और वापस आ जाता है। इस दौरान में जो ही वो गए, उनके पास जाके उन लोगों ने ऊपर से अटैक कर दिया और ये सब कुछ कर दिया। इसमें हर चीज हो सकती है। देखिए, ये सारी चीजें कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस चीज को मतलब ये जो विजुअल्स हैं अटैक के, जो विजुअल्स हैं, ये चीजें, ये मेरी समझ से बालातर है कि ये एक स्टेटमेंट ये बांध नहीं कर सकता, क्योंकि ये बड़ी डैमेजिंग चीज होती है। और खासतौर पे ऑलरेडी जब खैबर पख्तूनख्वा वाले जो है, उनको कहा जा रहा है कि आप पंजाब में नहीं आ सकते, उनको कहा जा रहा है आप ये हो, उनको कहा जा रहा है वो लोग, कोई उनको कहता है आप भेड़ बकरियां हो, कोई कुछ कहता है, कोई क्या कहता है। ये चीजें जब आती है ना, तो देखें, ये चीजें बेसिकली एक गलत तरफ सारा माहौल लेकर जा रही थी। मेरा ख्याल इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल यह है कि इसमें डी चौक में पहुंचना था, डी चौक की मंजिल थी इस पूरे काफिले की, लेकिन सवाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है कि आपकी क़यादत, चाहे वो नेशनल असम्बली के हों, सेनेटर्स जैसे आप भी मौजूद हैं, सूबाई असम्बली के हों, टिकट होल्डर हों, जिम्मेदारान हों, वो वहाँ नहीं पहुँचे हैं। वो किधर हैं? मरकजी कत गायब क्यों है? मैं आपको कम से कम 40-50 ऐसे लोगों के जिन्होंने कॉन्टेस्ट किया है MPAs का, चाहे वो पंजाब से हो, चाहे KP से हो, चाहे वो अपनी सीटें हारी हो, आमिर मुगल हो गया, नईम पंचोता हो गया, ये सारे लोग हो गए, शोएब शाहीन साहब हो गए हैं, बसरा साहब हो गए हैं, और बहुत सारे नाम मैं आपको गिना सकता हूँ, उनकी वीडियोस दिखा सकता हूँ कि वो लोग वहाँ पहुंचे थे। हमारा जो मेन हमारा जो मकसद था वो यही था
कि हम लोग जैसे डेस्टिनेशन ये थी कि भाई हम लोगों ने डी चौक पे पहुंच के वो करना है, ठीक है। अब वहां पे हम लोगों ने किया, अब बिल्कुल किया। हमें कहा गया था कि आप यहाँ नहीं आ सकते हो, हम वहाँ चले गए, पुरअमन नहीं किया। हालांकि स्टेट ने बहुत ज्यादा हमारे ऊपर तशद्दुद किया और जो झूठ बोला, मैं इसलिए कहता हूँ मोहसिन नकवी इसलिए उसकी बातों पे यकीन नहीं करता। उन्होंने जिस पुलिस सिपाही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन जिनकी डेथ हुई है उसके बारे में कहा कि पत्थर से वो है। हालांकि वीडियोस ये सामने आई है कि उनके बेटे के बकौल उनके कि उनके जो आंसू गैस था उससे उनकी तबीयत खराब हो गई थी और उनको कोई चोट नहीं लगी। उनको किसी के वो साइड पे थे, वो पुलिस के फ्रंट पे नहीं थे और उनका कार्डियक अरेस्ट से उनकी वफात हुई है। लेकिन ये लोग झूठ बोलते हैं और ये उसको पीटीआई के उस लिहाज से डाल रहे हैं कि ये पीटीआई के पथराव से उनकी शहादत हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ पर है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नहीं है, सूबे का निज़ाम चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वजीर आला ने चलाना है, ये प्ली भी आज ली जा रही है। लेकिन वही वजीर आला जो हैं वो सदर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के। एक तो आपकी जमात ने पहले ये चीज़ें अलग रखी थी, जिसके पास ऑफिस है, ऑफिस होल्डर है अगर वो आपकी जमात का, दूसरी जानिब उसके पास कोई जिम्मेदारी है तो वो अलग अलग रहेंगे। ये एक तो तजाद आ गया। दूसरा, वो किस हैसियत में आते हैं वर्कर्स के साथ? क्या वो वजीर आला की हैसियत से इस्लामाबाद में आते हैं, वो सदर की हैसियत में आते हैं? ये थोड़ा क्लियर कीजिएगा। देखिए जी, इस तरह होता है, ये जरा मुश्किल हो जाता है। मेरे पास दो मुख्तलिफ ओहदे हैं, मैं किस हैसियत से जा रहा हूँ, किस हैसियत से नहीं जा रहा हूँ, ये जरा इसकी डिवीजन मुश्किल हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये याद रखें कि एट द एंड ऑफ द डे अगर मेरे पास मैं लेट्स से इस वक्त जो है वो सदर जो है पीपल्स पार्टी के जो सदर हैं वो पाकिस्तान के सदर भी हैं, जो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के जो हैं वो पाकिस्तान के भी सदर हैं। तो अगर वो कहीं जाते हैं तो वो किस हैसियत से जाते हैं, बाद दफा ये डेफिनेशन मुश्किल हो जाती है। जैसे कोई और भी हो गए, जैसे सर उन पर इल्जाम ये होता है कि वो सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हैं, एम्बुलेंसेज उनके साथ होती हैं, मशीनरी उनके साथ होती है, पुलिस उनके साथ होती है। 11 पुलिस एहलकारों की गिरफ्तारी के हवाले से इस्लामाबाद में कहा गया वो केपी पुलिस से उनका ताल्लुक है। देखिए, अगर मुझे बात बताएं, मैं अगर जो मर्जी भी हूँ, मैं अपनी प्राइवेट हैसियत पे भी जा रहा हूँ और मैं गवर्नर हूँ, मैं प्राइवेट हैसियत पे जा रहा हूँ, मेरे साथ मेरा स्क्वाड जरूर होगा। वो सादा कपड़ों में भी हो सकता है और वो पुलिस की वर्दी में भी हो सकता है। वो मेरी प्रोटेक्शन का मेरे साथ रहेगा। अगर मैं इस वक्त मतलब इस वक्त मैं आई एम ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर, लेकिन मैं अपने प्राइवेट किसी उस चीज में जा रहा हूँ, मेरे साथ मेरे गार्ड्स होंगे, वो उसमें कोई ऐसी कोई बुरे तो उनको पकड़ लेना कि ये कर देना और ये कह देना कि ये सारा कुछ सब बकवास है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। इनका सिवाय झूठ से इनका कोई और ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं महमूद हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ गलत बयानी है और कुछ नहीं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा राजा रियाज साहब। बहुत शुक्रिया राजा साहब आपके वक्त का। राजा साहब, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर वीकेंड पे एक शहर में कोई ना कोई जलसा, एहतजाज, रैली कुछ ना कुछ रख रही है। पहले तो उन्हें इजाज़तें भी मिलती रही हैं, लेकिन उसके बाद अब वो डी चौक जाना चाहते थे, रोका गया और अब उनके वज़ीर आला गायब हैं। वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने उनको गायब किया है। जी शुक्रिया। सबसे पहले तो इनसे ये पूछें सवाल कि इन्होंने पहले धरना दिया और चाइना के प्रेसिडेंट का दौरा कैंसिल कराया। अब मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म आए हुए थे, इन्होंने फिर इस्लामाबाद पे हमला किया। अब अभी हमारी इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जो पाकिस्तान के लिए है, रियासत पाकिस्तान के लिए, ये चाह रहे हैं कि वो ना हो। इन्होंने IMF को खत लिखे, IMF के दफ्तरों के बाहर जलसे जुलूस किए कि पाकिस्तान को इमदाद ना दें। तो इनका जो ये कोई सियासत है, ये कोई अपना एहतजाज है, ये तो पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश है। तो जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं उनको क्या जलसे की इजाजत देनी चाहिए? क्या ये मोहब्बे वतन है? पाकिस्तान में बहुत लोगों को गद्दार कहा गया, मैं इनको गद्दार नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये बहुत बड़ी इसराइल की साजिश है। लेकिन राजा साहब, एक सूबे के वजीर आला का इस तरह दारुल हुकूमत से गायब हो जाना, ये मामला भी तो बड़ा संगीन है। वो गाड़ी में डिग्गी में बैठ के वहां से खुद भाग गए थे और खुद छुपे हुए हैं।
और किसी ने उनको अगवा नहीं किया, हुकूमत का उनसे कोई तल्लक नहीं, हुकूमत के पास या पुलिस के पास या एजेंसियों के पास वो नहीं, वो वहां से गाड़ी की डिग्गी में छुप के, लैंड क्रूजर की डिग्गी कह ले या उसकी पिछली साइड जो कह ले, उसके काले शीशे थे, उसमें बैठ के वो निकल गए हैं। और अब इन्होंने ये ड्रामा रचाया हुआ है कि हमने, हुकूमत ने उनको अगवा किया हुआ है, हुकूमत ने उनको कहीं रखा हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं, ये सारा ड्रामा, साजिश, और ये सिर्फ पाकिस्तान को, जो अब पाकिस्तान स्टेबल हो रहा है, माशी इशारे बहुत बेहतर हो रहे हैं, IMF का प्रोग्राम हो गया है, ये सारा कुछ देख के ये इसको नाकाम करना चाहते हैं। ये चाहते हैं पाकिस्तान राज साहब, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और रियासत के दरमियान अब हर तरह का कोई बैकडोर चैनल, कोई राब्ता नहीं है, बंद हो चुके हैं और हालात आगे किसी बातचीत के लिए इशारा नहीं दे रहे। इन मुल्क दुश्मनों से आप बताएं, मुझे बात करनी चाहिए? सर ये तो अब आपका फैसला है। इनकी हर हरकत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ है, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ है। इन्होंने फौज के, हमारे जो शहीद थे, आज भी फैसलाबाद में एक शहीद का कल जनाजा हुआ है, जो कर्नल का, जो हमारे शहीद हैं, इन्होंने मुजस्समे जलाए, उनको जूते मारे, इन्होंने जना उसको आग लगाई, इन्होंने वो हरकतें कर दी हैं जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के शहीदों के खिलाफ है। बहुत शुक्रिया राजा रियाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान नून के रहनुमा। और इस वक्त जो है वो हालात इस्लामाबाद में मामूल की जानिब आ रहे हैं, लेकिन क्या फिर अगला फिर से पड़ाव होगा या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वापस आने तक, जहां भी वो हैं, गायब हैं, रूपोश हैं, गिरफ्तार हैं, हिरासत में हैं या तहवील में हैं, बहुत से लफ्ज़ हैं जो उनके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनके वापस आने तक क्या मामलात होते हैं, ये अगले आने वाले दिनों में बड़ा एक अहम मामला होगा। हमें यहाँ छोटे से एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर बात करेंगे कि IPPs के मामलात अब हल होने जा रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान के लिए एक और अच्छी खबर सामने आ रही। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है, लेकिन इस मुआशी इस्तेहकाम को अगर सियासी अदम इस्तेहकाम के अलावा किसी बात से ख़तरा है तो वो बिजली के महंगे नर्ख हैं। पाकिस्तान में बिजली की कीमतें खित्ते में सबसे ज़्यादा हैं और ये महंगी बिजली जहां आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है, वहीं सनतें भी इस कदर महंगी बिजली पर मसनूआत बनाकर आलमी मार्केट में मुकाबला करने से कासिर हैं। और इस महंगी बिजली का एक सबसे बड़ी वजह IPPs से महंगे मुआहदे हैं, जिन पर असर नौ गौर के मुतालिबात मुसलसल जोर पकड़ते रहे। हुकूमत बिजली सस्ती करने के दावे कर रही है और कहा जा रहा है कि आइंदा चंद रोज में इस हवाले से खुशखबरी दी जाएगी। हुकूमती वुज़रा इस सिलसिले में चीन का दौरा भी कराए हैं, जिसमें बिजली के शोबे में कर्जों की रीप्रोफाइलिंग पे भी बात की गई। अब इस हवाले से खबर सामने आई है कि हुकूमत की 5 IPPs से बातचीत में मुस्बत पेशरफ्त सामने आई और इन IPPs ने हुकूमत के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट के खात्मे पर आमादगी का इजहार किया है। मुआहदे की सूरत में हुकूमत इन 5 IPPs को मुस्तकबिल में कोई अदायगी नहीं करेगी, जबकि इनके सिर्फ वाजिबात क्लियर की जाएंगे और इसमें भी सिर्फ तवानाई की कीमत दी जाएगी, सूद की अदायगी नहीं की जाएगी। खबरें यह भी हैं कि इन 5 IPPs के अलावा 1994 और 2002 की पॉलिसी के तहत लगने वाली मजीद 17 IPPs को भी शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है, ताकि मुस्तकबिल में इनसे भी इसी नौइयत के मुज़ाकरात किए जा सकें। इस अहम मामले पर हम बात करेंगे। माहिर मुआशियात डॉक्टर आबिद लहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, IPPs से मुआहिदों की टर्मिनेशन क्या राइट स्टेप इन राइट डायरेक्शन है इस वक्त? ये यकीनन राइट स्टेप इन राइट डायरेक्शन है, और उसकी वजह ये है कि पिछले चंद महीनों में इन IPPs की जो ओवर चार्जिंग, बिलिंग, ओवर प्रॉफिटियरिंग, ये सारी चीज़ें जब ज़बान ज़द-ए-आम हुई और उसके बाद फोरेंसिक ऑडिट का जब मुतालबा ज़ोर पकड़ने लगा, तो यकीनन इस पर से बहुत से IPPs मालिकान के लिए ये नागुज़ीर हो गया था कि वो अब आएँ और एक नेगोशिएशन टेबल पे बैठे, क्योंकि अदरवाइज सॉवरेन गारंटी की मौजूदगी में ये बड़ा मुश्किल था कि उनसे यूनिलैटरली इन मुआहदात को ख़त्म किया जाता। अब जो 5 IPPs जिन्होंने के अपने कॉन्ट्रैक्ट जो हैं उनको
टेक और पे की बजाय टेक एंड पे, यानी पहले तो ये था कि अगर आप उनसे बिजली नहीं भी खरीदें तो आप उनको पे कर रहे होंगे, अब ये हो गया कि हम उनको तभी पे करेंगे अगर उनसे बिजली खरीद रहे होंगे। तो उस पे जो शिफ्ट का जाना, ये एक खातिर खा रिलीफ जो है ये पहुंचाएगा कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस में और एनर्जी सर्कुलर डेट में, और जिसका जो इम्पैक्ट है वो पास ऑन किया जा सकेगा कंज्यूमर्स के लिए। इसका जो दूसरा 5 अभी है, आगे 17 कंपनीज के साथ भी अगर ये होता है तो जो जिस इम्पैक्ट की आप बात कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमें नजर आएगा अगर 5 ये बाकी 17 कंपनीज के साथ भी हो जाए। देखिए, अभी जो ये पहले 5 हैं ये भी 1994 और 2002 वाली पॉलिसीज के तहत लगाए गए थे। और जो बाकी जिन 17 की बात की जा रही है वो भी पिछली पॉलिसीज के तहत है। अब इसका एक पहलू ये भी है कि जो आईपीपी जो है आज से 30 साल पहले लगे 1994 पॉलिसी के तहत, या आज से 22 साल पहले लगे 2002 की पॉलिसी के तहत, अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी तबई उम्र जो है वो भी पूरी कर रहे हैं और उनका जो रिकवरेबल है वो भी पूरा होता चला जा रहा है। इस वक्त तो इनको रोकना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था कि कहीं यह ना हो कि ये अपना सर्व सुख इस्तेमाल करते हुए एक कंट्रैक्ट एक्सटेंशन में चले जाएं या इनका रिन्यूअल जो है वो ना हो रहा हो। तो अगर जो असल इम्पैक्ट आएगा वो तो तब आएगा जो आईपीपी 2015 पॉलिसी के तहत जो लगाए गए उनको जब हम रिन्यू करते हैं या रिव्यू करते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट जो होगा वो ज्यादा आपको विजिबल नजर आएगा। इनका इम्पैक्ट भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि इनका बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन ये बहरहाल देर आए दुरुस्त आयदा और ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में। डॉक्टर साहब 2015 वाले जो मुआहदे हैं उनके इम्पैक्ट ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन उस मसले को भी इसी चक्कर में हल किया जा सकता है या फिर उसके लिए फिर अनूस दिल्ली दूरस्त? जो चाइनीज गवर्नमेंट के साथ जो बातचीत या उनके प्राइवेट सेक्टर के साथ जब हो रही थी तो मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने पीटीआई हुकूमत में भी, पीडीएम को भी और अब भी उनका बड़ा कंसिस्टेंट स्टैंड है, और वो ये है कि आप पहले अपने डोमेस्टिक आईपीपीज जो हैं जो नेशनल हैं उनके साथ मामला तय कर लें, और जो भी मामला उनके साथ तय होंगे, यानी अगर हम किसी किस्म का डॉलर रेट जो है उसको करते हैं, फिक्स करते हैं, जैसा कि पीटीआई दौरे हुकूमत में हमाद अजहर ने 148 रुपये 50 पैसे पे कुछ आईपीपीज के साथ डॉलर का रेट जो है उसको फिक्स कर लिया था, या अब जो आईपीपीज जो है वो टेक एंड पे आज जा रहे हैं। तो चाइनीज गवर्नमेंट का ये कहना है कि आप पहले अपने नेशनल आईपीपीज जो है उनके साथ फाइनलाइज कर लें, जो चीज़ आप अपने आईपीपीज के साथ फाइनल करेंगे वही फिर आप हमारे साथ निगोशिएट कर लें। दूसरा उनका ये कहना होता है, और वो बड़ा वैलिड है उनका पॉइंट, कि सिर्फ सीपैक नहीं, चाइना तो 100 मुल्कों में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत इन्वेस्टमेंट किए बैठा है, तो वो ना तो कोई फेवर जो है वो ढोल बजा के देंगे और ना ही वो जोरों शोर से एहतजाज करने से फेवर एक्सटेंड करेंगे। तो वो बड़ा डिस्क्रीटली इन चीज़ों पर डिस्कशन करना चाह रहे हैं, क्लोज डोर डिस्कशन हो, जिसमें ना तो इस चीज़ का डंडोरा पीटा जाए कि पाकिस्तान ने क्या मांगा, और ना ही चीज़ का डंडोरा पीटा जाए कि चाइना ने क्या दिया, ताकि उसको वो फेवर जो है बाकी 99 कंट्रीज को भी एक्सटेंड ना करना पड़ जाए। तो यकीनन अगर इसको थोड़ा सा इकोनॉमिक डिप्लोमेसी से और एनर्जी डिप्लोमेसी से इसको हल किया जाए तो जो 2015 की पॉलिसी वाले आईपीपीज हैं उन पे भी रिलीफ मिल सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा डिस्क्रीट अप्रोच अपनाना पड़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा एक मामला ये है कि ये सब पाकिस्तानी या प्राइवेट सेक्टर के अगर हम बात करें आईपीपीज के मामला है, लेकिन सरकारी मलकियत जो चलने वाले बिजली घर हैं इनमें कैपेसिटी पेमेंट्स पर भी असर जो है वो असर नौ गौर किया जाएगा? बिल्कुल, उस पर आप अगर सरकारी वाले पे नहीं करेंगे तो प्राइवेट को नेगोशिएशन टेबल पे लेके आना बड़ा मुश्किल होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि चाइनीज का मुतालबा यही है कि आप पहले अपने जो जेनकोज हैं और जो आपके प्राइवेट सेक्टर के आईपीपी, पहले आप उनके साथ अपने मुआहदात को रिव्यू करें और फिर हमारे साथ बात करें। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें चाइना से कुछ रिलीफ मिले तो फिर हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना होगा, और जो हमारे डोमेस्टिक आईपीपीज हैं पहले उनके साथ मामला तय करने होंगे। सही। तो डॉक्टर साहब, एक आम आदमी है, जब आप गुफ्तगू कर रहे हैं उसको समझने के लिए
कि क्या वाकई अगर ये मामलात हो जाते हैं, मुआहदे हो जाते हैं, तो जो महंगी बिजली है, चाहे वो सनतों के लिए, कमर्शियल हो, घरेलू हो, उसकी कीमतें कम हो जाएंगी? बिल्कुल उसकी कीमतें कम हो जाएंगी और तकरीबन ये 5 से 10 रुपए तक पर यूनिट जो है इसमें कमी आ सकती है, डिपेंडिंग के कितने आईपीपीज जो है वो टेबल पे आते हैं। मैं सार्फिन के लिए सिर्फ ये बता दूं कि इस वक्त जो हम बिल देते हैं उस बिल में बाकी तमाम अखराजात के अलावा एक जो अहम कंपोनेंट है वो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस का भी हम दे रहे हैं, यानी इन बिजली घरों से बिजली ना खरीदने की कीमत भी हमारे बिलों में शामिल है। और अगर इन आईपीपीज के साथ ये मुआहदे जो है ये रिव्यू हो जाते हैं, रिवाइज हो जाते हैं, तो जाहिर है कि वो कंपोनेंट जो है वो हमारे बिल से कम हो जाएगा और उसी तनासब से बिल जो है वो कम आना शुरू होंगे। एक और जो पॉलिसी जिसपे कि हुकूमत इस पर काम कर रही है वो ये है कि इन बिजली घरों को ये आज़ादी हो, इस वक्त तो वो सिर्फ डिस्कोस को ही अपनी बिजली सेल कर सकते हैं। ये पॉलिसी भी जल्द लाई जा रही है कि ये आईपीपीज पाकिस्तान में कहीं भी अपनी बिजली जो है उसको सेल कर सके। तो अगर वो कैप्टिव सेलिंग से हम बाइंग से निकल आती है हुकूमत, तो भी ये एक विन विन सिचुएशन बन जाएगी, जिसमें कि जो इजाफी बिजली है अगर ये आईपीपीज पैदा करते हैं तो ये इंडस्ट्री को सेल कर सकते हैं और इंडस्ट्री जो है बजाय इसके कि वो सिर्फ डिस्कोस पे ही डिपेंडेंट रहे, वो जहां से उसको सस्ती बिजली मिले वहां से खरीद सकते हैं। तो एक कंपटीशन की फजा पैदा होगी। यानी मैं अगर ये पॉलिसी रोल आउट हो जाती है तो इसको मैं इसी तरीके से देख रहा हूँ उसके फायदे, जैसे कि टेली कम्युनिकेशन सेक्टर में हमारे पास टेलकोस के आने से हुआ कि एकदम से पीटीसी की मोनोपोली खत्म हुई और सार्फिन को क्वालिटी सर्विस जो है वो बेहतर रेट्स पर मिलना शुरू हो गई। तो इसके बाद अब ये भी सूरत हाल हो सकती है, तो फिर इसका मतलब है राइट स्टेप इन राइट डायरेक्शन में मामलात बढ़ रहे हैं, जिसका जो फ़र्क है वो एक आम सारफ के लिए हो सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम यहाँ छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर बात करेंगे 1 साल हो गया गजा के मकीनों पर जहाँ पर इसराइल की बमबारी जारी है। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, गजा में जारी आग और खून की होली को आज 1 साल मुकम्मल हो रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर एक जोरदार हमला किया था, जिसके नतीजे में 1200 से ज़ायद इसराइली शहरी हलाक, जबकि 251 अफराद को यरगमाल बना लिया गया था। हमास की जानिब से किए जाने वाले इस हमले को ऑपरेशन तूफान अल अक्सा का नाम दिया गया था। इस हमले के बाद इसराइल ने मासूम फ़लस्तीनियों को बेदर्दी से कत्ल करने का सिलसिला शुरू किया था, जो आज तक जारी है। इसराइल की जानिब से जवाबी हमलों में अब तक तकरीबन 42,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके, जिनमें ख़वातीन और बच्चों की बहुत बड़ी तादाद शामिल है। इसराइली बर्बरियत के बायस गजा के 90% आबादी अब तक नकल मकानी कर चुकी है। फ़लस्तीन में कई सालों से सुलगने वाली आग चिंगारी बनकर पूरे मशरक़ वस्ता को अपनी लपेट में ले चुकी है। मगरबी ममालिक का हमायत याफ्ता इसराइल इस वक्त फ़लस्तीन समेत पूरे मिडल ईस्ट में सफाकियत की नई तारीख रकम कर रहा है। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी जंग अब बाकायदा तौर पर लेबनान, यमन और ईरान तक फैल चुकी है। मशरक़ वस्ता में जारी जंग की वजह से पूरी दुनिया इस वक्त 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। जंग मुसलसल फैलती जा रही है, मासूम फ़लस्तीनियों का खून मुसलसल बहाया जा रहा है, लेकिन आलमी अमन के दाई इदारे, इंसानी हुकूक की बातें करने वाले चंद बड़े ममालिक इसराइल के हाथों होने वाली इंसानियत के कत्ले आम पर मुकम्मल बेबस और खामोश नजर आते हैं। आखिर आग और खून की होली कब खत्म होगी? मासूम फ़लस्तीनियों के किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करेंगे? मशरक़ वस्ता में जारी जंग का मुस्तकबिल क्या होने वाला है? इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सहाफ़ी तजज़ियाकार जाहिद हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। गजा पर तो हमला एक मुसलसल पिछले 75 साल से हम देख रहे हैं, 77 साल से वो जारी हो सारी है, लेकिन पिछले 1 साल से जिस तरह से गजा को स्पेशली फिर मगरबी किनारे में भी बाकायदा तौर पर फायरिंग होती रही, वहाँ पर भी हमले होते रहे, लेकिन सर ये 1 साल में हमने चाहे वो मिडल ईस्ट में हो, अरब लीग हो, OIC हो, अक़वाम मुत्तहिदा हो या सलामती कौंसिल, चंद बातें, करारदाद और इजलास के आगे कुछ नहीं देखा। क्या वजह है कि क्यों हर तरफ खामोशी है फ़लस्तीन के मामले पर? देखिए 2-3 चीज़ें बहुत अहम है इसमें।
कहा जाता है कि जो 7 अक्टूबर को जो हमास की कार्रवाई थी वो क्राइसिस की वजह से, मेरे ख्याल वो बात सही नहीं होगी। इससे पहले जो इजराइल मुस्तकिल जो है गाजा पे हमले करते रहा है, उसके है एक कत्लेआम होता रहा है। और ये सिलसिला अगर आप देखें कि पिछले 10 साल में खास तौर पे कई ऐसे वाक़यात, कई ऐसे जो हैं जिसमें का हजारों फलस्तीनियों का कत्ल हुआ था। अब जो 1 साल में जो कुछ हुआ है उसने उसको उस वाक़े को जो है उस इजराइल ने बहाना बना के गाजा में जो जेनोसाइडल वॉर शुरू की है उसकी आपको रिसेंट हिस्ट्री में मिसाल नहीं मिलती है। तकरीबन 41,000 फलस्तीनी इसमें शहीद हो चुके हैं गाजा में, और उसमें ज़्यादातर उनकी बच्चों और औरतों की तादाद उसमें ज़्यादा है। बात यह है कि इस पे और अब जो है इजराइल ने अगर देखा जाए तो उसको 1 साल के अरसे में बावजूद इस कत्ले आम के जो वो ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहता था वो हासिल नहीं हो पाया है। मतलब ये है कि वो गाजा को बिल्कुल तहस नहस करना चाह रहा था, और उसमें कोशिश ये थी उसकी कि यहाँ से पूरी आबादी का इनखला हो जाए और फिर जो है और अपने जो हॉस्टेजेस जो बचे हैं उनको भी बरामद किया जाए। लेकिन देखें एक और बात भी होती है कि चाहे इतनी बड़ी कार्रवाई भी करने के बावजूद भी इजराइल को झल्लाट अभी तक मौजूद है। अब उसने दायरा-ए-कार जंग का बढ़ा दिया है। न सिर्फ ये कि वेस्ट बैंक में अब शुरू हुआ है और वहां पे तकरीबन वही सूरत हाल बन के आ रही जो गाजा की है। अब लेबनान में एक नई जंग छेड़ी गई है, लेकिन और वही लगता है ये कि गाजा की तारीख वहां पे दोहराई जा रही है। यमन पे भी उसने हमला किया है और ईरान के जाहिद हुसैन साहब, क्या लेबनान में भी उस तरह का हमला और उस तरह की तारीख हो सकती है जैसे फ़लस्तीन के मुख्तलिफ शहरों में हुआ? लेबनान और फ़लस्तीन में मुख्तलिफ सूरत हाल का सामना नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मतलब वो नहीं कह रहा हूं कि वही सूरत हाल बिल्कुल होगी जो गाजा की। गाजा तो एक ओपन प्रिजन था जब पिछले तकरीबन कई दहाइयों से जिसको कहा जाता था एक खुली जेल थी और इजराइल का उस पर कब्जा था। लेकिन ये सही बात है कि लेबनान की सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन वहां पे जो पिछले अगर 2 हफ्तों में जो कार्रवाई देखें तो ऐसा लगता है कि उसमें जो बॉम्बार्डमेंट से लगता ये है कि वो तबाह करना चाह रहे हैं उस पूरे मुल्क के। और ये मैं नहीं कहता हूं कि गाजा ही की बनेगी, लेकिन एक कार्रवाई जो है बहुत बड़ी कार्रवाई, एक जंगी कार्रवाई है। और इसी के साथ देखें कि अब वो दायरा-कार जो है यमन तक फैला हुआ है। लेकिन इसकी सबसे बुनियादी चीज ये कि सिर्फ हम ये इजराइल की जंग नहीं कह सकते हैं। इजराइल की जंग नहीं है, ये अमेरिका की जंग है और उसके हलीफों की जंग है। बगैर अमेरिका की शय पे ये मुमकिन नहीं था इजराइल के लिए कि जो इतनी बड़े पैमाने पे कत्ले आम करता। अगर आप देखें तो इसमें इस अरसे में खास तौर पे 1 साल के अरसे में तकरीबन $17 बिलियन की इमदाद दी है अमेरिका ने। और ये जो है एक कहा जाता, कहने को तो बाइडेन ने कहा कि हम सीज फायर की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीज फायर की कोई इस तरह की कोशिश नहीं हुई है। अब एक और बात भी आती है कि जो है गाजा की, उस पर हम कह सकते हैं कि जो है अरब ममालिक की भी बेहसी जो है इसने इजराइल को और ज्यादा इनकरेज किया है। अभी तक अगर आप देखें तो OICO या चाहे वो अरब लीग वाला, उनकी तरफ से कोई ऐसी दबाव भी नहीं हुई है। मैं नहीं कहता हूं कि जंग छेड़ दे इजराइल के खिलाफ, लेकिन जो दबाव होना चाहिए था जिस किस्म का, वो नहीं है। सिर्फ एक करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद। साहब, फिर इसका मतलब है अब्राहम अकॉर्ड है उसको तस्लीम कर लिया गया है पूरी तरह से, खित्ते के ममालिक ने भी, पूरी दुनिया ने, कि हाँ इजराइल जो कर रहा है करने दिया जाए। देखिए अब्राहम उसके अकॉर्ड की वो अलग दास्तान है। देखें जो अब्राहम अकॉर्ड जो किया गया था ट्रंप के ज़माने में, उसके पस मंज़र भी साथ देख लें। जिन ममालिक को उसमें शामिल किया गया था वो एक लिहाज से जो है जिसको कहते हैं कि आपने आर्म ट्विस्टिंग करके उनको शामिल किया। मतलब एक मिसाल बताता हूँ, उन्होंने जो है मोरक्को से तस्लीम कराया और मोरक्को में जो है उन्होंने ये वादा दिया अमेरिका ने कि उसका तनाज़ा जो चल रहा था इस बॉर्डर पे और कुछ खित्तों के उस पर, उसको जो है वो करेंगे। इसी तरह सूडान के साथ भी किया था। सूडान में ये था कि उनके ऊपर एक टेररिस्ट स्टेट का खतरा नजर आ रहा था और उसमें जो है एक यहाँ से सूडान बहुत ज्यादा इंडेटेड भी हो गया था फॉरेन लोन्स के। तो ये उनको जो है वो जिसको कहते हैं कि लालच दी गई कि अगर ये होगा तो हम टेररिस्ट स्टेट की आपको उससे हटा देंगे। तो इस तरह के अब्राहम अकॉर्ड जिसकी बात करते हैं, सही मायने में देखा जाए तो वो कोई ऐसी यूएई ठीक है वो शामिल हुआ है और मैं ख्याल ये कि उसने काफ़ी एक इजराइल की जो है जो एक तौसीफ पसंदाना जो कार्रवाई उसको किया।
कोशिश ये कर रही थी कि आप सऊदी अरेबिया को भी शामिल करें, और एक हद तक बातचीत आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन इजराइल के सामने ने उसको जो है उस चीज को खत्म करके रख दिया। लेकिन अगर ये काफी नहीं है, देखिए 1 साल में इतनी बड़ी कार्रवाई, इतने 40,000 लोगों को शहीद किया गया है, दायराकार जो है वो बढ़ाया जा रहा है। अगर देखा जाए तो खित्ते में तीन और ममालिक है जहां पे इजरायली फौजी कार्रवाई इस वक्त जारी है। सीरिया में हो चुकी है, लेबनान में बहुत ज्यादा हो रही है, और यमन में। अब ईरान के साथ वो चाह रहा है इजराइल के ईरान के साथ भी जंग का दायराकार फैलाया जाए, ताकि उसमें अमेरिका को भी उस जंग में घसीट लिया जाए। और अगर देखा जाए तो जहां पे लिहाज से यूनाइटेड नेशन को अगर देखें तो एक काजी कार्रवाई सी बन के आई है। बावजूद ईरान पर इजराइल हमला कर सकता है, जैसे ईरान ने अब मिसाइल जो हैं वो दागे, और उसके बाद क्या कोई बड़ा हमला इजराइल ईरान पर भी कर सकता है? देखिए, मेरा ख्याल ये कि लगता यही कि जिस तरह से नेतन्याहू की जाराना कार्रवाई है, जैसे राइट विंग गवर्नमेंट इस पर इजराइल में मौजूद है, उससे कोई बैन नहीं है कि अभी भी ख्याल ये किया जा रहा है कि कोई उनके जो ऑयल टर्मिनल्स हैं उन पे अटैक किया जाएगा, या उनके न्यूक्लियर जो है एक इंस्टॉलेशन जो है, फैसिलिटीज जो है, रिसर्च फैसिलिटीज जो है, वहां पे भी हमला किया जा सकता है। लेकिन अगर ये होता है तो फिर जंग का दायराकार इस हद तक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन देखें, ये जंग जो है, अगर आप देखें कि ईरान पे जो कार्रवाई करने की बात की जा रही है, उसके फौरन बाद जो है अमेरिका ने अपने जो है फौज की तादाद बढ़ा दी वहां पे मिडल ईस्ट के अंदर। और उसके साथ साथ जो ऐसा लगता है कि अगर कोई ऐसी जारहाना कार्रवाई होती है तो अमेरिका भी उसके साथ शरीक होगा। लेकिन अगर ये चीज होती है तो फिर जो है वो खत्ते में जो है वो महदूद जंग नहीं होगी, उसका दायराकार बहुत बढ़ जाएगा। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होगी जो आप बात कर रहे हैं कि खत्ते में ये जंग जो है वो महदूद नहीं होगी। बहुत शुक्रिया हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे, और प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।